हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर सिंह और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इस वीडियो में साइंस। और ये एनसीईआरटी के साइंस का बुक है 7th क्लास का। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है पादपों में पोषण, यानी कि प्लांट में कैसे पोषण होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पूरा कैसे ये जीते हैं, कैसे अपना पोषण करते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं और क्या क्या इनका जीवन का आधार है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। सही बात है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, ये हमने पढ़ा है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, ये सभी भोजन के घटक हैं और ये पोषक कहलाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी नितांत आवश्यकता हमें होती है। अब पादपों में पोषण की विधि क्या है, इसका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का कि पादपों में पोषण की विधि क्या है। ठीक है, पादप पोषण कैसे करते हैं अपना, इस विधि को हम जानने का कोशिश करते हैं। सजीवों द्वारा, ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीव जिस माध्यम से अपनी भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को अपने अंदर डालते हैं यानी खाते हैं, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, वह पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, यानी कि तैयार कर लेते हैं और उनका आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादप स्वपोषी हैं। ठीक है, वो तो स्वपोषण होता है, और ऐसे पादप जो अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। वे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। अन्य जंतु जो होते हैं, अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो हैं, वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम विषमपोषी कहते हैं, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे पे वो निर्भर हैं। अब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस, हमने पिछले अध्याय में भी इसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और ले लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, कैसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी वो घटित होती है, उस पूरे क्रियाकलाप को हम देखेंगे। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। ठीक है, आप नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। जो प्लांट में पत्तियां होती हैं वो फूड फैक्ट्री कहलाती हैं। ठीक है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? जो सभी कच्चे पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल हैं, वो पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा क्या होता है? खनिज लवण, जितने भी मतलब पोषक तत्व होते हैं, वो जड़ द्वारा अवशोषित होते हैं। जड़ उनको क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। जड़ के माध्यम से ये मृदा में उपस्थित जितने भी जल, खनिज, लवण ये उपस्थित रहते हैं, उनको वो पहुंचाता है कहाँ? पत्तियों तक, ताकि वहाँ भोजन बन सके। और पत्तियाँ क्या हैं? खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं, पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। फिर क्या है? तथा तने के माध्यम से क्या होती हैं? पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पहले जड़, फिर तना, फिर टहनियों से होता हुआ वो कहाँ जाएगा? सारा आपका जो भी खनिज, लवण और पानी है, वो जड़ से होता हुआ तना, फिर टहनियों के माध्यम से होता हुआ वो जड़ तक जाएगा। माफ़ कीजिएगा, जड़ जो है वो तना को पहुंचाएगा, फिर तना आपका पत्तियों तक उसको पहुंचाएगा। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु क्या होता है? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रवेश करता है। इसमें उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब प्रवेश करने के बाद यह रंध्र जो है, प्रवेश करने के बाद यह रंध्र है
रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कोशिका के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कोशिका किसको कहते हैं। ठीक है, आपने देखा है इमारतें ईंटों से बनी होती हैं। इमारत किससे बनी होती हैं? इमारत ईंटों से बनी होती हैं। बिल्डिंग जो है वो ईंट से बनी होती है। इस प्रकार सजीवों का जो शरीर है सूक्ष्म इकाइयों से बना है, जो कोशिका कहलाती है। ठीक है, सबसे जो छोटी इकाई होती है हमारे शरीर में, जिससे सजीवों का शरीर मिल करके बना होता है, जिस सूक्ष्म इकाई से, वो क्या कहलाता है? कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। ठीक है, कोशिका क्या होती है? एक बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये आपका यहाँ जो इस पिक्चर में ये जो ब्राउनिश टाइप से, जो मटमैला टाइप से जो घिरा हुआ है यहाँ, इसको क्या कहते हैं? हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये पूरी की पूरी एक कोशिका है, जो यहाँ आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसे बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से आप नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? जो झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। ये पार्ट जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, डॉट डॉट के अगल बगल आप बहुत सारे जो तरल पदार्थ देख रहे हैं, यह क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव कहलाते हैं। ठीक है, अब कोशिका द्रव को, कोशिका झिल्ली को, इन सबको आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ लिए होंगे, और आप ज़रूर अपना एक नोट्स बनाएंगे, जिसमें इन सभी को आप एक अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से लिख लेंगे। ठीक है, यह रंध्र द्वारा ये वहाँ पहुँचती हैं, और उसके बाद पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। ठीक है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। एक एक जो पॉइंट है जो आपको बताया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचें कि 7th क्लास का पढ़ा है, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। आपके लिए यही सारा चीज़ जो होगा उपयोगी होगा। क्या कहलाता है? पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल इसको कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है। सौर प्रकाश से क्या करता है? ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की यह सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, यह सारा प्रक्रम, सारी जो घटनाएं घटती हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही होती हैं। ये, और इसको पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है वो क्लोरोफिल कहते हैं इसको। ये क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है, पत्तियों को संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है? जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब इसके लिए आवश्यक होता है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। ठीक है, यह अद्भुत घटना है, अद्भुत प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा क्या की जाती है? सौर ऊर्जा को संग्रहित की जाती है, तथा पादप खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। यह पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीव के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य ऊर्जा के क्या है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। बिना सूर्य के हम अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पौधे जो है भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही, और पौधे के ऊपर हम निर्भर हैं। और हमारे लिए भी जो सूर्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, या हमारे लिए और भी विटामिन्स का भी, विटामिन डी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये सजीव के लिए नितांत आवश्यक है सूर्य। बिना सूर्य के सजीव का जो जीवन है वो कल्पित नहीं हो सकता है, फुलित नहीं हो सकता है। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती का क्या होता है, पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। जल से प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल जो आप यहाँ पे वर्णक होता है, हरा वर्णक होता है पत्तियों में क्लोरोफिल, उसकी सहायता से, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में ये बदलते हैं। ये पूरी घटना जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड यानी कि स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित हो जाता है। पूरा का पूरा प्रक्रम ये समीकरण के माध्यम से आप समझ लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल के द्वारा ये पूरा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, इसी प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्लांट रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए आवश्यक होता है। और यह जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में पत्तियों में क्या होता है, संचित हो जाता है, जिसे ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पादप जो कोशिका है उसका एक मामूली सा फिगर आप समझ लेंगे। ये क्या होता है, ये जो हरा वर्णक है इसमें एक ये पूरा प्लांट का एक छोटा सा भाग है, कोशिका है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो बीच बीच में छोटा सा गैप है इस कोशिका के बीच में, यही रंध्र कहलाता है। ठीक है, ये पत्ती की पत्ती को दिखाया गया है। पत्ती है, उसका पूरा ये सीट आप पत्ती का देख रहे हैं, इसमें हरा हरा जो ये डॉट पार्ट होता है वो क्लोरोफिल है, और इसमें जो हरे पार्ट के बीच में, हरे वाले भाग के बीच में जो जगह है, छोटा गैप बचा है, वो रंध्र कहलाता है। यह द्वार कोशिकाएं हैं, और ये जो बीच में जो बड़ी गैप है वह द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यह पूरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दिखाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, एक प्रकार का ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे इसको समझाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल पूरा यहाँ से प्लांट जड़ से सारा लेता है, खनिज लवण और जो भी इसको चाहिए होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को यहाँ से निर्मुक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सूर्य का प्रकाश, और बीच में फिर क्लोरोफिल, इससे पत्तियों के द्वारा इनके सारा प्रक्रिया होता है। इसके दौरान आपको क्या क्या मिलता है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्ती के अतिरिक्त क्या होता है, जो हरे तना होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। ये कांटे रूपी हो जाते हैं, जैसे आप नागफनी और भी जो पादप होते हैं उनको देखे होंगे। ये इनकी पत्तियां क्या होती हैं, सूल रूप में हो जाती हैं। ठीक है, इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य पूरा करते हैं। इनमें क्या होता है, तना के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, और पत्तियां ही सल्क अथवा सूल के रूप में हो जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन इनका नहीं हो सके, यानी कि जल का ह्रास जो है इनसे कम हो सके। तो इस दौरान ये क्या करते हैं, इनकी तना ही प्रकाश संश्लेषण का पूरा जो क्रिया है उसको संपादित करते हैं, उसको संपन्न करते हैं। अब क्या है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य जो रंग होते हैं कि पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है।
अब यहाँ समझने वाली बात है कि सारे जो पादप हैं उनकी पत्तियाँ हरे ही रंग की ऊपर से नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। अब हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को क्या करते हैं, ढक लेते हैं, उनका प्रच्छादन कर लेते हैं, अर्थात इनके ऊपर वो लेयर आ जाते हैं। इन पत्तियों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके माध्यम से आप इस पूरी की पूरी घटना को समझ सकते हैं कि इनमें जो हरा वर्णक होता है वो ऊपर नीचे आ जाता है, और ऊपर इसके जो लाल, भूरे और अन्य रंग की जो पत्तियां हैं उनका जो वर्णक होता है वो ऊपर आ जाता है। बाकी क्लोरोफिल नीचे आ जाता है, लेकिन इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे, ठीक है, जरूर देखे होंगे ये आप। कल के पास जो देहात में हैंडपंप होते हैं उनके पास, या जो पानी का स्रोत होता है, या तालाब की जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पे अक्सर ये दिखाई दे देते हैं, ठीक है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। यह भी एक जीव हैं जिनको हम शैवाल कहते हैं, और इनकी वृद्धि के कारण ये काई वहाँ पे लगती है, यानी ये काई के रूप में एक जीव होते हैं। अमूमन इनको काई कहा जाता है, लेकिन यह क्या होते हैं, एक जीव होते हैं जिनको हम शैवाल कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप विभिन्न रंगों की पत्तियों को देख सकते हैं। इनका ऊपर का जो आवरण है इस पर केवल दूसरा रंग चढ़ जाता है, बाकी इनके नीचे क्या होता है, बाकी इनके नीचे क्लोरोफिल होता है। इसलिए इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो होती है। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल की बात हो रही है यहाँ पे, इनमें भी क्लोरोफिल होता है जिसके कारण क्या होते हैं, ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल क्या करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं ही बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, उनका संश्लेषण अब पादप में कैसे होता है, आप बिल्कुल ज़रूरी है कि 7th क्लास 6th क्लास इन सब का नोट्स अपना ज़रूर बनाएंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो इनका नोट्स आपके लिए नितांत आवश्यक है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे जो हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। अब इनका जो उपयोग होता है खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, उनको संश्लेषित करने में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजन के रूप में होता है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। अब आपका यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना है, और जो प्रोटीन है इसमें क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक अन्य पदार्थ जो है आपका नाइट्रोजन इसमें आ जाता है। इससे ये मिल करके बनता है हमारा पूरा प्रोटीन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त, कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन आ जाता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट से भिन्न हो जाता है और यह प्रोटीन बनता है। याद कीजिए आप कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमने पढ़ा है, 6th क्लास में पढ़ लिया है कि नाइट्रोजन लगभग 78% के ऊपर अवेलेबल रहा है वायु में। अब देखते हैं कि याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, पूरा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, और प्लांट जो हैं वो इसका जो उपयोग है वो इसी रूप में नहीं कर सकते, यानी गैसीय रूप में नहीं कर सकते, और नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अब मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो पादप है, प्लांट है, वो नहीं ऑब्जर्व कर सकता, नहीं ले सकता, तो अब क्या होते हैं, मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी बनाने के लिए, इनके यौगिक को उपयोग लायक बनाने के लिए ये क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यानी कि मिट्टी में इनको जो ऊपर आपका वायुमंडल में हवा में नाइट्रोजन प्राप्त है, उनको जीवाणु क्या करते हैं, मृदा तक ले आते हैं और इनको उपयोग करने के लायक यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तित करके मृदा में
डाल देते हैं, मृदा में छोड़ देते हैं, यानी कि मिट्टी में छोड़ देते हैं। अब यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, यह जो पदार्थ है क्या किया जाता है, फिर से जड़ द्वारा पादप तक पहुंचता है, यानी कि पादपों द्वारा इसका ग्रहण कर लिया जाता है। अब देखते हैं हम, संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। आप देखे होंगे सामान्यतः जो किसान हैं अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। अब इनमें क्या होती है, नाइट्रोजनी जो पदार्थ है उसकी प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन का ये खाद के रूप में डालते हैं। अब पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, पादप आपका प्रोटीन का कैसे संश्लेषण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तो भली भांति समझ लिया। अब पादपों में पोषण की अन्य क्या विधियां हैं, नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं, तो नाइट्रोजन को लेते हैं, जीवाणु हैं उनको क्या करते हैं, मृदा में डालते हैं, उनको उपयोग करने लायक यौगिकों में परिवर्तित करके। ठीक है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं कुछ जीवाणु, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि जो प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं, दलहनी जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पादपों में क्या होता है, पोषण की अन्य विधियां, आप पादप में और क्या पोषण की विधियां हैं उसको देखने का कोशिश करते हैं। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह वे पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे क्या कहलाते हैं, विषमपोषी प्रणाली में आते हैं, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, वो उनमें तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो होती नहीं है, फिर वो अपना पोषण कैसे करते हैं, तो वो करते हैं विषमपोषी प्रणाली द्वारा अपना पोषण करते हैं। ठीक है, इसमें अमरबेल का पादप है। आप ये जो चित्र है जो 1.5 माने 1.5 को ध्यान से देखेंगे, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इस पादप का जो नाम है वो अमरबेल है। ये पूरा आप देखेंगे अमरबेल का पादप नीचे के जो पेड़ पर पूरा ऊपर से चढ़ जाता है, ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल नहीं होता है। ये भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, उसी पादप से करता है जिस पर यह चढ़ा होता है। ठीक है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर ये क्लाइंब करते हैं। ठीक है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, जिस पर यह आरोहित होते हैं, जिस पर ये चढ़ जाते हैं वह परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं तथा इन्हें परजीवी कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है, परजीवी कहा जाएगा, क्योंकि यह दूसरे जीव पर यानी कि दूसरे पादप पे ये निर्भर है। अमरबेल का जो पादप है वो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। इसका ये क्या करते हैं, इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पादप पर ये आरोहित होते हैं, उसी के उसमें जो भी उपस्थित होता है उसका ये अवशोषण करते हैं। उसके लिए जो हम मतलब खाद या और भी मिनरल्स या और पानी देते हैं, ये उनसे ही उस पदार्थ को, उस घटक को, भोजन के घटक को अपने अंदर लेते हैं, यानी कि अवशोषण करते हैं। इस प्रकार ये जीवित रहते हैं। परपोषी पादप पर अमरबेल, ये परपोषी पादप है जो दूसरे का भरण पोषण कर रहा है, और वह जो जीव क्या है वो परजीवी जीव है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है, आपने उन पादपों को देखा है या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? क्या आप वैसे प्लांट को जानते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। कुछ ऐसे पादप वाकई हैं जो कीटों को पकड़ लेते हैं और उनका भक्षण करते हैं, तो उनको खाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ऐसे पौधे क्या हैं, हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में इस तरह के पादप को दिखाया गया है। इसकी घड़े यानी कि घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में
उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। उसकी पत्ती ही है जो रूपांतरित होकर घड़े के आकार की बन जाती है। ठीक है, इसकी पत्ती क्या होती है, रूपांतरित होकर के घड़े के आकार की बन जाती है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। पत्ता का जो शीर्ष भाग होता है वो घड़ा का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर उनके रोम होते हैं, अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं। नीचे की ओर क्या कहते हैं, वो ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। ये नीचे की तरफ से लटके होते हैं। उसमें जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के जो उसके रोए होते हैं इसके अंदर आ जाता है। ये घटपर्णी पौधा है। ठीक है, ये घटपर्णी पादप है, यानी पीचर पादप है। घड़े का ढक्कन जैसा संरचना ये पत्ता ही है। देखिए इस तरह से उगा होता है। पिक्चर के माध्यम से आप समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें अनेक घड़े बने होते हैं। ठीक है, अनेक घड़े नुमा संरचना बनी होती है। ये ढक्कन जो कि पत्ता का ऊपरी अगला हिस्सा होता है। अब इसमें रोम है। ठीक है, रोम जो है इसमें रोम है, यानी कि रोया जैसा आकृति है। इसमें कोई भी जीव अंदर गिरता है तो इसको क्या करते हैं, ये रोए में फंस जाता है और फिर ये ढक्कन इसका बंद हो जाता है। ढक्कन बंद हो जाता है और इसी में इनको वो ख़त्म कर देता है, मारता है और उनको खा जाता है। ठीक है, बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस, अब घड़ा से जो पाचक रस निकलता है इसमें पहले से उपस्थित रहता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी कहते हैं। ठीक है, घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन कर लेते हैं और ऐसे को क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। ये पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। ये वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू, इसके क्या हैं, उदाहरण है। दो ऐसे पादपों के उदाहरण हैं। इनको जरूर आप नोट डाउन करेंगे। इसके बारे में हमने पढ़ा है पूरा कीटभक्षी पौधों के बारे में। अब मृत जीवी क्या कहलाते हैं। ठीक है, मृत जीवी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मृत जीवी क्या कहलाते हैं। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की जो सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और उन्हें कैसे ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे ये जो मशरूम है अपना पोषण करता है, इसको हम देखते हैं। छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। ठीक है, ये पैकेट में है और एक जो है सड़ी गली चीज़ में। ये अमूमन धान के भूसे जो होते हैं उसमें भी उगाते हैं बारिश के मौसम में। ठीक है, अब ब्रेड, डबल रोटी, एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। एक ब्रेड डबल रोटी का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। जल में इसको क्या कीजिए, भिगोइए। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखे रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, ये जो धब्बे आपको दिखते हैं वो किस रंग के दिखाई देते हैं, ऑब्जर्व कीजिए। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। आवर्धक लेंस से या सूक्ष्मदर्शी से इसका अवलोकन कीजिए, इसका निरीक्षण कीजिए और देखिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान क्या होंगे, इनकी संरचना दिखाई इसमें पड़ने लगेगी। ठीक है, रुई के समान की संरचना इसमें दिखाई देने लगेगी। यह जीव कवक या फंगई कहलाते हैं। यही जीव जो है वो कवक या फंगई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इसे इस विलयन का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये इनका जो पूरा का पूरा पैटर्न है, पूरा का पूरा इनका माजरा है अन्य जीवों से अलग है। ये क्या करते हैं, इनकी पोषण प्रणाली सबसे क्या होती है, अलग होती है। यह मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह से कुछ पाचक रस का स्राव करते हैं। इनकी सतह पर क्या करते हैं, ये पाचक रस का स्राव करते हैं और उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से आप ब्रेड पर उगती हुई कवक को देख रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, ये
या विघटनकारी वस्तु को एक पाचक रस का स्राव करते हैं इसमें, और उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और इसी से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और शोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत व विघटित जैव पदार्थों के पोषण तत्व प्राप्त करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जो मतलब मृत जीवों पर ये इस तरह से उगते हैं, जो सड़ने के लायक होता है उस पर ये उगते हैं और एक पाचक रस को स्रावित करते हैं और फिर उसको भोजन के रूप में अपना बदल देते हैं, और इस प्रकार के जो जीव हैं वो मृत जीवी पोषण कहलाती है। ठीक है, विघटित जैव पदार्थ को पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती हैं। अमृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो है वो मृत जीवी कहलाता है। जैसे ब्रेड वगैरह जो हुआ मृत जीवी पोषण हो गया, और जो सड़ने वाली वस्तु है वो मृत जीवी पोषण हो गई, और ये इस तरह के जैसे फंगस हो गए, ये क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। उपयोग करने वाले जीव जो हैं वो मृत जीवी कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं। सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः जो कवक होते हैं उनके जो जीवाणु हैं वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। अब भाई इनके जो जीवाणु हैं वो वायु में उपस्थित हैं, कवक के जो जीवाणु हैं वो वायु में उपस्थित हैं, और क्या करते हैं, जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ जैव उत्पाद पर बैठते हैं जो नम अथवा उष्ण हो, तो वे क्या करते हैं, अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ऐसे भी आप देखे होंगे जैसे जूते बारिश के मौसम में ऐसे ही उनमें नमी आ जाती है, तो उसमें भी इस तरह की घटना आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और उन्हीं से सारा मेल मिलाप करके पूरे अपने भोजन के प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ठीक है, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इस पूरे संबंध को जो बांटते हैं, आवास एवं पोषक जो तत्व है वो एक दूसरे से बांटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी संबंध कहलाते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। अब ये क्या करते हैं, उस पेड़ को भी, उस वृक्ष को भी फायदा पहुंचाते हैं। किस रूप में फायदा पहुंचाते हैं? तो बदले में वो उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहयोग करते हैं। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब वृक्ष को इस संबंध का विशेष महत्व है वृक्ष के लिए। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में कितने भागीदार होते हैं? दो होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। इनमें से एक क्या होता है? शैवाल होता है। लाइकेन कहे जाने वाले जीव में दो भागीदार होते हैं, एक जो होता है आपका शैवाल होता है और दूसरा क्या होता है? कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। आप ध्यान देंगे, शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। कवक क्या करता है? शैवाल को रहने का स्थान देता है, जैसे आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। क्या करता है? कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। ठीक है, दो जीव होते हैं लाइकेन में। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। ठीक है, उसमें एक जो होता है वो शैवाल होता है, दूसरा क्या होता है? कवक होता है। ध्यान से सुनेंगे, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। अब कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, इस तरह के आप सहजीवी संबंध को समझ सकते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? जो मिट्टी है उसमें पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है, इस पर हम विचार करेंगे, इसको हम ध्यान से देखेंगे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। जो प्लांट होते हैं उनको
क्या होता है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हम जानते हैं कि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग उसी प्रकार से करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, उसको गैस के रूप में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वायु के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पौधों में अब क्या होता है, पौधे में नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जो जीवाणु हैं वो जो राइजोबियम नाम के हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, राइजोबियम वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। राइजोबियम जो हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब ये क्या करते हैं, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले क्या होता है, पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास तथा खाद्य प्रदान करते हैं, अतः इन्हें सहजीवी संबंध भी कहा जाता है। यानी कि राइजोबियम क्या करता है, इनको नाइट्रोजन बना के देता है, वायुमंडल से ग्रहण करके, वायुमंडल से वायु से नाइट्रोजन को ग्रहण करके इनको क्या करता है, पौधों को देता है प्रोटीन के रूप में बना करके नाइट्रोजन को, और उसके बाद क्या करते हैं, ये अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकता है, और जिससे ये उससे आवास रहने के लिए पादपों से क्या करता है, राइजोबियम आवास प्राप्त करता है और भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार का जो संबंध है वो सहजीवी संबंध है। अब आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इसका पूरा सारांश कि हमने क्या कुछ सीखा, इस पूरे चैप्टर में क्या कुछ हमने सीखा। राइजोबियम का पूरा संबंध आप एक बार बढ़िया से देख लेंगे। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी पौधों को, इन जो नाइट्रोजन खुद नहीं ग्रहण कर सकते वायुमंडल से, यानी कि फलीदार जो दाल वाले पौधे हैं, दाल वाले पादप हैं, उनको ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, इसको विघटित करके, ठीक है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको विघटित करते हैं और उनको ये विलेय करके विलेय के रूप में उपस्थित कराते हैं इनकी जड़ों को, जो पूरा पौधे में पहुंचती है। चलिए देखते हैं पूरा सारांश और फिर इस चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, पता है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग ये अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं, ठीक है। अब भाई जब उनको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है तो वो उसके पूरा ऊर्जा के रूप में ही उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। अब हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे जो सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। पदार्थों का उपयोग किसके लिए करते हैं, खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जो जटिल रासायनिक पदार्थ हैं वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद हैं, उसी से ये बनते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है, ठीक है, और ये मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी कहलाते हैं। ये परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब कुछ पादप जो हैं, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः ये विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर इस प्रकार से खत्म होता है। अब देखते हैं कि क्या आप इससे जो पढ़े हैं उसको आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। अब क्या आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। पादपों के लिए प्रकाश इतना अधिक महत्वपूर्ण है, पादपों के लिए प्रकाश इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्तियों की वृद्धि
अनेक प्रकार से होती है, जिससे कि उन्हें अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने में सुविधा हो। ये इसके लिए महत्वपूर्ण है कि इनका विकास ऐसे हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर सकें और ग्रहण करने में उनको सुविधा हो। तो ये हमारा चैप्टर जो 7th क्लास का साइंस का हम बुक पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर, वो समाप्त होता है, पादपों में पोषण। और आप मेरे साथ बने रहे अंत तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।